नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी करण महेश्वरी जी, उनके बेटे रमन, उसकी बीवी रवीना एवं उनके पोते गुड्डू पर आधारित है। आज की कहानी का शीर्षक है बेटा शेर तो बाप सवा शेर। आइए शुरू करते हैं। आज बाहर बहुत गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। काफ़ी लोग सेक्टर रोड पर इकट्ठे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सेलिब्रिटी आने वाला है। रमन अभी बाजार से अपनी स्कूटर पर कुछ सामान लेकर जैसे ही घर के अंदर आया तो उसका बेटा गुड्डू बड़ा ही उत्साहित होकर जोर जोर से बोले जा रहा था, मम्मी पापा इधर आओ, यह देखो टीवी पर कौन बोल रहा है। क्या हुआ गुड्डू बेटा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? माँ यह तो देखो दादाजी टीवी पर। ओ माय गॉड, यह और टीवी पर ज़रूर कुछ लफड़ा किया होगा। यहाँ कैसे आ गए? रमन भी अपने पिता को टीवी पर देखकर चौंक जाता है और कहता है, रवीना यह हमारे घर की थोड़ी दूरी में ही तो है होटल। आज यहाँ बहुत भीड़ थी, शायद आज ही इसका उद्घाटन होने वाला है। पर पिताजी यहाँ क्यों आए? तभी पावर सप्लाई चला जाता है और टीवी बंद हो जाता है। वाह, लाइट को भी अभी जाना था। रुको मैं भी पता करके आता हूँ, आखिर माजरा क्या है। यह व्यक्ति यहाँ पर कैसे पहुँचा? होटल के पास जाकर रमन ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई साहब इतना धक्का मुक्का क्यों हो रहा है? यहाँ इतनी भीड़ अचानक से क्यों हो गई? क्या हुआ? रमन ने पूछा। क्यों, आपको पता नहीं आज इस होटल का उद्घाटन है और यहाँ यूट्यूब का जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर करण महेश्वरी आए हुए हैं। बस यह भीड़ उन्हीं के लिए है। उस आदमी ने कहा। क्या नाम बताया आपने? रमन ने पूछा। करण महेश्वरी। सच में भाई साहब, क्या बोला आपने? रमन ने पूछा। करण महेश्वरी। उन्हीं की बातें सुनकर तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। मैं तो सिर्फ उन्हीं से मिलने के लिए 5 घंटे का सफ़र करके आया हूँ। उस आदमी ने यह कहा और भीड़ में घुस गया। इधर रमन थोड़ा सा भ्रमित होकर भीड़ में घुसता है, क्योंकि उसे यह नाम तो बिल्कुल जाना पहचाना लगा। वह जैसे ही भीड़ में घुसकर करण महेश्वरी जी को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। रमन हाफता हुआ उस भीड़ से निकलकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी रवीना से कहता है, पता है तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने जो देखा। मैंने पापा को देखा। रमन ने कहा। क्या पापा जी? वह भी तो भीड़ में किसी से भीख मांग रहे होंगे। कहीं उन्होंने आपको पहचान तो नहीं लिया? कहीं आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए ज़्यादा पैसे तो नहीं दे दिए उन्हें? रवीना ने ठहाके लगाते हुए कहा। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वह क्यों भीख मांगेंगे? वह तो नोटों की गड्डी के ऊपर सो रहे हैं। रमन ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? यह पहेली ना बुझाओ और साफ साफ बताओ। रवीना ने कहा। जिस ताज होटल में पापा आए हैं वह वहाँ के चीफ गेस्ट बनकर आए हैं और उनके हाथों से ही उद्घाटन होगा और टीवी में जगह जगह यह प्रसारित किया जा रहा है। होटल के पास काफ़ी भीड़ देखी। यह भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर का इंतज़ार कर रही थी जिनके लाखों फैंस हैं। मैंने जब उनका नाम सुना तो मुझे लगा क्या यह पापा हो सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ रहकर उनको देखा तो मैं तो हैरान ही हो गया। वह पापा ही थे। और उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो मैं हैरान हो गया। 10 मिलियन फॉलोअर्स। उनकी महीने की कमाई तो लाखों से कम नहीं है। कहाँ मैं यहाँ एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ और बटोर रहा हूँ और वहाँ पापा लाखों में खेल रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना इन पैसों की खान में हम भी डुबकी लगा लें। सच में पूरी ज़िंदगी ऐश हो जाएगी। रमन ने कहा। आपको लगता है हमारी इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें एक फूटी कौड़ी भी देंगे? मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि पापा जी ऐसा क्या कह देते हैं जो इतने मशहूर हो गए और यह सब अकेले कैसे कर गए। रवीना ने कहा। यूट्यूब खोलकर देख लो ना, सब पता चल जाएगा। मैं तो सच सोच रहा था कि अब तक तो कहीं मर गया होगा, पर किसे पता था कि इतने सालों के बाद उन्हें देख लूँगा और वह भी करोड़पति के रूप में। रमन ने कहा। वह करोड़पति अरबपति, इससे हमें क्या? कौन सा वह हमें कुछ देंगे? ऊपर से इनको इतना संपत्र देखकर मेरे सीने पर सांप लौट रहा है। रवीना ने कहा। चिंता मत करो रवीना, एक लौता बेटा हूँ उनका। अरे इतनी धन दौलत का क्या फ़ायदा अगर उसको भोगने वाला कोई हो ही ना। मैं रो रो कर गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांग लूँगा और फिर
अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐश करूँगा। रवीना ने कहा, अगर उन्हें आपके साथ अपनी दौलत बांटनी ही होती तो वह पहले ही आपके पास आ जाते, यूं अकेले ही ना कर रहे होते सब। तभी तो आपको उनसे मिलने भी दिया जाएगा या नहीं, पहले यह तो निश्चित कर लीजिए। तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। यह कहकर रमन चला जाता है अपने पिता से मिलने और गेट पर खड़े गार्ड से कहता है, मुझे करण महेश्वरी जी से मिलना है, क्या आप मिलवा देंगे? अपॉइंटमेंट है आपके पास? गार्ड ने पूछा। मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, आप जाकर उनसे कहो कि रमन आया है। रमन ने कहा तो गार्ड जाता है और थोड़ी ही देर बाद वह वापस आकर कहता है, आपको सर ने अंदर बुलाया है। रमन घर के अंदर जाता है और घर की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह मन में सोचता है, कहाँ तो मैं एक एक पैसे के लिए तरसता हूँ और कहाँ एक छोटे से पुराने मकान में रहता हूँ, और यहाँ पापा का इतना आलीशान घर। तेरी तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई और अब तो बस इस समुद्र में डुबकी लगाने की देर है। क्या आलीशान सोफ़ा है। चारों तरफ नज़रें घुमा घुमा कर सब चीज़ें देख रहा था। तभी करण जी सीढ़ियों से उतर कर आ रहे होते हैं। पापा कैसे हैं आप? वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया, हर जगह बस आपके ही चर्चे हैं। मुझे तो इतना गर्व हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। आप मेरे पापा हैं, यह सोचकर ही मैं चौड़ा होता जा रहा हूँ। रमन ने कहा, किस कारण से आप यहाँ आए हैं यह बताएं। लगता है कोई चैरिटी चाहिए, इसके लिए आप मेरे पीए से बात कर लीजिए। करण जी ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं और वह जायज़ भी है। मैंने जो आपके साथ किया उसके बाद यह तो बिल्कुल जायज़ है, पर पापा उस वक्त मैं बड़ी ही आर्थिक तंगी से गुज़र रहा था, इसलिए वह सब करता रहा। दरअसल इस वक्त भी मेरी हालात कुछ वैसे ही है। मुझे कैंसर है और अपना इलाज करवाने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अपनी मौत को अपने पास आता देख रहा हूँ। बस सोचा कि मर जाऊँ उससे पहले आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। रमन ने कहा, क्या कैंसर? देखो बेटा, सोचा तो था कि तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखूँगा, पर अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम अपने इलाज की चिंता मत करो। तुम एक काम करो, अपना परिवार लेकर यहीं आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे। मेरा पीए पवन तुम्हारे साथ जाएगा, कल ही तुम लोग यहाँ आ जाओ। करण जी ने कहा, नहीं नहीं पापा, इसे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा। आपके साथ मैंने इतना कुछ किया, फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए यह बहुत है। अब मैं चैन से मर पाऊँगा कि मेरे बाद मेरा परिवार अकेला नहीं होगा। यह कहकर रमन वहाँ से चला गया। इधर करण जी से उसका पीए पूछता है, सर आप तो कह रहे थे कि आपके बेटे ने आपको जलील कर घर से निकाल दिया था, फिर आपने उन्हें शायद उनकी बीमारी का सुनकर, हाँ, अब ऐसे में लोगों को दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। मैंने उसे माफ़ नहीं किया है और ना ही कभी कर सकूँगा पवन। करण जी ने कहा, फिर यह सब? पवन ने पूछा। रमन जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, बस पैसों से मतलब है इसे, और आज भी यह झूठ ही कह रहा है ताकि यहाँ वह मेरे पैसों पर राज कर सके। मैं इसकी वह सारी बातें ना तो कभी भूला था ना कभी भूल सकता हूँ। यह कहते हुए करण जी अपने अतीत में खो जाते हैं। पापा पापा कहाँ मर गए आप, जल्दी बाहर आओ, करण ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ रमन, क्या हुआ? सुना है आपने आज घर का कोई काम नहीं किया, ना ही आप बाज़ार गए, ना ही आपने कपड़े धोए, ना ही गुड्डू को स्कूल से लेके आए। आपको पता है ना यह सब आपका काम है, फिर भी आप यह सब छोड़कर बिस्तर पर कैसे पड़े हैं? रमन ने कहा, बेटा इतना सब कहा, पर क्या तुझे मेरी तबीयत के बारे में जानना नहीं चाहिए? जिसने तुझे यह सब बताया क्या उसने मेरी तबीयत का नहीं बताया? बुखार तो अभी भी मेरा बदन तप रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, 104 बुखार है। ऐसे में घर का काम कैसे करता? करण जी ने कहा, यह सब बुखार तो बुढ़ापे में लगता रहता है, कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी रहती है, और वह इस उम्र में होना आम बात है। खाना कम तो नहीं कर रहे ना, बुखार में भूखे रहते हैं क्या? तो फिर
खाना खाएंगे तो काम भी तो करना पड़ेगा। चलिए अब जाकर सारे बर्तन धो लीजिए, रमन ने कहा। मैंने मूवी की टिकट बुक करा रखी है, अब उसे वेस्ट तो नहीं कर सकता हूँ ना मैं तुम्हारी बहू के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, समझे? सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। अब तो रात हो गई है, ठंड भी काफ़ी लग रही है, मैं सुबह धो दूँगा बेटा। बहू, मूवी जाने से पहले कुछ खाने को दे दो। सुबह से कमरे में पड़ा था, किसी ने एक गिलास पानी तक का नहीं पूछा। गला भी सूखा जा रहा है। पर काम नहीं किया, यह तो सबको पता है बेटा, करण जी ने कहा। बुखार है ना आपको, फिर खाना मत खाइए। और रही बात बर्तन धोने की, वह तो रात में ही धुलेंगे, रवीना ने कहा। करण जी बर्तन धोने लगे और पानी पीकर सो गए। अगले दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वे बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे। पर वह बुलाते तो किसे? खुद उठकर बाथरूम जाना चाहते थे, पर वह हज़ार कोशिशों के बाद भी जब उठ नहीं पा, तब उन्होंने रवीना को आवाज़ लगाई। पर वह भी देर रात तक सिनेमा देख कर आई थी, तो सुबह उसकी आंख देर से खुली। बार बार आवाज़ लगाने पर जब रवीना नहीं आई, तब तक करण जी बिस्तर गीला कर चुके थे। रवीना यह देखकर रमन से कहती है, अब तुम्हारे पापा ने हमसे बदला लेने के लिए नया तरीका ढूंढा है। जान पूछकर बिस्तर गीला कर दिया उन्होंने, ताकि मैं परेशान हो जाऊं। कोई बात नहीं, उन्हीं से बिस्तर धुलवाऊंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पापा से ही बिस्तर धुलवाना। उसके बाद तो हमेशा ऐसा ही चलता रहा। रमन और रवीना जितना हो सके मुझ पर अत्याचार करते थे। जब यह सब करके भी इन्हें चैन नहीं मिला, तो इन्होंने एक साजिश रची मुझसे छुटकारा पाने के लिए। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। हमारे घर में एक कमरे में पानी टपकता था। इस पर रवीना ने मुझसे कहा, जाकर छत पर प्लास्टिक लगाकर आओ और छत से सारे कपड़े उठा लेना। मैंने कहा कि इतनी बारिश में मैं कहाँ और कैसे जा पाऊँगा, पर मुझे तो कहाँ पता था कि यह सब तो एक साजिश थी। हज़ार बार मना करने पर भी रवीना ने मुझे भेजा। जब मैं गया ऊपर जाकर प्लास्टिक लगाने लगा, तभी मुझे रवीना ने पीछे से धक्का दे दिया, जिससे मेरा पाँव फिसल गया और मैं छत पर से गिर गया। पर इससे मेरी फूटी किस्मत कह लो या अच्छी, बारिश की वजह से नीचे कीचड़ हो गया था। पर उस वक्त पर मैं मरा नहीं, बस ज़रा सी चोट आई, बस, जिस पर सबके सामने मुझे पागल साबित कर पागल खाने छोड़ने के बहाने रमन मुझे सड़क पर छोड़ गया। आप यहाँ कैसे पहुँचे? पवन ने पूछा। वह तो मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैठे अपनी भावनाएं किसी को बता रहा था और रो रहा था। पता नहीं किसने मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया और मैं वायरल हो गया। मैं तो बस अपने जज्बात बयां कर रहा था, पर इस जज्बात ने मुझे रातों रात कहां से कहां पहुंचा दिया। तब से मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो डालने लगा, लाखों युवाओं की प्रेरणा बन गया, करण जी ने कहा। सर, पर जब आपको अपनी बेटी की सच्चाई पता है, फिर आपने इसे रहने आने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, पवन ने कहा। पवन, तुम बस देखो, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। इसे लगता था कि इसे कभी मेरी सुध नहीं ली, तो मैंने भी कभी इसकी खबर नहीं रखी। इसकी हर चाल की खबर है मुझे। मैं तो बस इसे यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर देखना कैसे इसे ऊंचाई पर चढ़ाकर सीधा नीचे फेंकता हूँ, करण जी ने कहा। अगले दिन रवीना और रमन और उनका बेटा गुड्डू आ जाते हैं। तुम सब यहाँ आराम से रहो और बहू, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवाओ। पैसों की चिंता मत करना, पर हाँ, इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, करण जी यह कहकर चले जाते हैं। देखा रवीना, हमारी लॉटरी कैसे लग गई। अब तुम दोनों हाथों से पैसा खर्च करो, इलाज के नाम पर पैसे लेती जाना, और सुनो, अपने शौक़ पूरे करते रहना, रमन ने कहा। पर कहीं इन्होंने पैसों का हिसाब मांग लिया तो? कहीं इन्हें पता चल गया कि आप बीमार नहीं हैं तो? रवीना ने कहा। अरे, इन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है कि हमारे खर्चों का हिसाब रखे, और अगर मांग भी लिया तो दिखा देंगे नकली रिपोर्ट। तुम बेकार ही चिंता मत करो और अपने सोने की चैन के बारे में सोचो। रवीना, मैं क्या सोच रहा था कि हम अपने मकान को बेचकर अपना पूरा कर्ज मिटा देते हैं।
क्योंकि अब हम यहाँ रहेंगे तो उस पुराने मकान की क्या ज़रूरत। मकान को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे कर्जदारों के कर्ज चुका देंगे, जिससे उनकी परेशानी से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, रमन ने कहा। उसके बाद रमन अपना घर बेच देता है और अपना कर्ज चुका देता है। अब बारी थी करण जी के पैसों पे ऐश करने की। एक दिन करण जी रमन के कमरे में आकर पूछते, बेटा कैसी तबीयत है, इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ। पापा कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट लेने जाना है, पर बिल भर लूँगा तभी वह रिपोर्ट देंगे। बस उसी के लिए आपसे पैसे मांगने आज आने वाला था, करण ने कहा। ठीक है दे दूँगा, पहले जाकर गैरेज में पड़ी मेरी गाड़ी को ज़रा साफ़ कर देना। आज मेरी गाड़ी धोने वाला नहीं है और मुझे आज बहुत बड़ी जगह पर जाना है। पवन इसे ज़रा सारा सामान दे देना, सफाई कर देगा, करण जी ने कहा। पर पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो पता ही है, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। रमन देखो बेटा, अब इतने पैसे मुफ्त में तो नहीं मिलेंगे। मैंने तुमसे ही तो सीखा है कि कोई रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के नहीं मिलता है। अब अपना इलाज करवाना है तो काम भी तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, काम करते रहोगे, बदन में फुर्ती रहेगी और इलाज जल्दी असर करेगा, करण जी ने कहा। इसलिए चलिए मैं आपको सारा सामान दे देता हूँ, पवन ने कहा। और बहू तुम भी ज़रा रसोई देख लेना। वह क्या है ना, आज मेरा कुक नहीं आया तो फिर मैंने सोचा तुम तो हो ही, कुक की अब क्या ज़रूरत है, तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, खाना बस इतने इस घर के लोगों के लिए नहीं बनता है, बल्कि उसके साथ साथ फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों का खाना भी बनता है। मेरी रसोई में भंडारे से सारा सामान तो तुम्हें मिल जाएगा, और कुछ पूछना हो तो पवन से पूछ लेना। यही कोई 50 लोगों का खाना बनाना है तुम्हें, करण जी ने कहा। 50 लोगों का? पर पापा जी इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी, रवीना ने कहा। देखो बहू, तुम लोगों को इतने पैसे दे रहा हूँ, जितने पैसे मैं 4-5 कुक रख लेता हूँ, तो उसे देखते हुए सभी 4-5 लोगों का काम तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा ना, करण जी ने कहा। करण जी ने पवन को हिदायत दी कि इन दोनों से इतना काम लेना कि रात से पहले इन्हें बैठने तक की फुर्सत ना मिले। पवन ने करण जी के कहे मुताबिक ही किया। रात को दोनों थक कर चूर हो जाते हैं। तब रवीना कहती है, पापा जी को हम क्या उल्लू बनाएंगे, उन्होंने तो हमारी बैंड बजा दी। यह हमारे किए का हिसाब ले रहे हैं, हमें यहाँ रखने के लिए राज़ी तो हो गए, अब हमारा यहाँ के अलावा और कहीं जाने की जगह भी नहीं है, इन्हें मालूम है और इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम तो बुरे फंसे, यहाँ कहीं जाने की भी जगह नहीं है, यहाँ हम तो काम कर कर के ही मर जाएंगे, अब हमें यही रहना है, रवीना ने कहा। छोड़ो ना, पैसे तो मिलेंगे ना, फिर थोड़ा काम करने में क्या दिक्कत है, इसके बाद दिल खोल कर खर्चा भी तो करेंगे। यह मत भूलो, पापा मेरे इलाज के लिए मुंह मांगे पैसे भी दे रहे हैं, रमन ने कहा। रमन अगली सुबह करण जी से कहता है, पापा मेरा इलाज शुरू करवाना, मैं तो यह काम मुफ्त में कर रहा हूँ। भला कोई अपने बेटे से पैसे लेता है क्या, करण जी ने कहा। पापा यह कैसी बात कर रहे हैं, पैसे मैं नहीं आप देने वाले थे मेरे इलाज के लिए, और आप मेरा कौन सा इलाज करा रहे हैं जो मैं आपको पैसे दूंगा, रमन ने कहा। बेटा तूने जो मेरे साथ किया, तभी वह तुझे सूद समेत लौटाकर तुझे सबक सिखाकर तेरी बहस बुद्धि को ठीक करने का इलाज कर रहा हूँ। तुझे यह लगता है कि तू ही सबसे ज़्यादा चालाक है और दुनिया में बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। बस तेरी गलतफहमी को दूर करने का इलाज कर रहा हूँ मैं, और तू अपने आप को उल्लू समझने की गलती कर रहा है। तुझे क्या लगा तेरे इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, और तू तेरी बातों पर विश्वास कर तुझ पर अंधाधुंध पैसा उड़ाऊंगा। तभी तूने मेरी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा उठाया था, आज मैं उठा रहा हूँ, पर मैं तेरी जैसी हरकत नहीं करूँगा। मानता हूँ यह दुनियादारी बस लेन देन पर चलती है, पर तू आज़ाद है, अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो तू जा सकता है। हाँ, अगर यहाँ रहना है तो मेरी गुलामी पूरी उम्र करनी पड़ेगी, फैसला तुम्हारा है, करण जी ने कहा। रमन अब सोचता है कि वह कहाँ जाए, क्या करे, उसका कहीं और ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने
ऐशो आराम के लिए अपना घर बेच दिया था। सड़क पर दर दर भटकते रहने से तो बेहतर था कि रमन उल्टा इस घर में रहकर करण जी की गुलामी करे। करण जी भी उन दोनों से एक नौकर की तरह ही पेश आते थे। इस घर में आकर रवीना और पहले से भी ज़्यादा फंस चुकी थी। ना तो वह मन मर्जी का जी पाती थी और ना ही शॉपिंग कर पाती थी, ना अपनी सहेलियों से गपशप लड़ा पाती थी, क्योंकि करण जी 24 घंटा उसे काम में बिजी रखते थे। वह मन महसूस कर रह जाती थी। एक सुबह रवीना की तबीयत खराब थी। इतना काम करने की आदत नहीं थी ना। जो 50 लोग का खाना बनाना आसान काम नहीं होता। वह जैसे ही उठी तो उसे खूब चक्कर आ रहे थे। वह बिस्तर पर सोई ही जा रही थी। करण जी के बार बार आवाज़ लगाने पर वह किचन में नहीं आई तो करण जी खुद कमरे में जाकर बोले, आज मेरे घर में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं। वह मेड ने छुट्टी ले रखी है तो खाना बनाने के अलावा तुझे बर्तन भी धोना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पापा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है जब तुमने खाना ना खाया हो। जब तुम तीनों टाइम का खाना खा सकती हो तो काम क्यों नहीं कर सकती। काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, जल्दी करो। रवीना ने कपकपाते हाथों से किसी तरह बर्तन धुले और खाना बनाने में जुट गई। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसे अपने किए कर्म याद आने लगे कि कैसे वह बाबूजी पर अत्याचार करती थी। उनके एकलौते बेटे रमन की वह खूब खरी खोटी सुनाती कि बीमारी में भी उनसे काम कर लेने से बाज ना आते थे, जबकि घर वालों को खाना खिलाकर जैसे ही रवीना खाना का एक निवाला मुंह में डालने लगी, तुरंत करण जी कहते हैं और बोलते हैं, अभी और काम बाकी है, वह कौन करेगा। साफ सफाई कर लो, खाने में ही हर समय तुम्हारा मुंह लपलपाता रहता है। उसी समय रमन आता है और कहता है कि पापा, एक तो बेचारी की तबीयत सही नहीं है, ऊपर से इतना सारा काम आप करवाते हैं, एक थाली आप नहीं दे पाते, जबकि बाहर वालों के लिए आपके मन में इतना प्रेम है और बहू बेटों के लिए इतना जहर भरा हुआ है। यह क्या अन्याय है, यह क्या अन्याय है पापा। बेटा, यह तेरा ही किया है जो तेरे आगे आया है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बहू से बोलो पहले काम ख़त्म करें तभी खाना नसीब होगा। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें खाना भी दे रहा हूँ। तुम लोग तो एक गिलास पानी का भी नहीं देते थे। कैसे मुझे पागल साबित करके रोड पर फेंक दिया था। कहकर करण जी अपने कमरे में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए चले जाते हैं। रमन और रवीना मिलकर घर का सारा काम ख़त्म करते हैं और फिर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर के समय हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर करण जी खाना खा रहे थे। खूब तेज़ बारिश हो रही थी। करण जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं, बहू जाकर छत से कपड़े हटा लो, सुनाई नहीं दिया। मैंने क्या कहा, जाकर कपड़े हटा लो। अरे बाबूजी, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं अगर बारिश में गई तो भीगकर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं यह फालतू की बकवास नहीं सुनना चाहता। हर समय बीमारी का बहाना बनाकर बस खटिया पर पड़ी रहना चाहती हो। जाओ जल्दी से काम करो। रवीना जैसे ही छत पर कपड़े उतारने गई तभी धम से आवाज़ आती है। रमन उसी समय बाज़ार से लौटता है। जैसे ही छत से धम से आवाज़ आती है तो वह जाकर छत की तरफ भागता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, कहीं मेरे पिता ने रवीना को छत से धकेल तो नहीं दिया, जैसे कि रवीना ने उनके साथ छल से किया था। लेकिन छत पर पहुंचते ही दोनों पति पत्नी अपना माथा पीटकर रोने लगते हैं। यह क्या, यह तो उनका छोटा बेटा गुड्डू गिर पड़ा था। दरअसल गुड्डू बारिश में पहले से ही खेल रहा था। बारिश की वजह से गुड्डू का पैर फिसल गया था और वह छत से गिर गया था। उसे बहुत चोट आई थी। उसके सर में से खून बह रहा था। वह बेहोश भी हो गया था। रोते रोते रवीना अपने ससुर के पास आई और पैर पकड़कर अपने ससुर से विनती करने लगी, पापा, गुड्डू के सर पर बहुत चोट आई है। देखो ना, यह कुछ बोल भी नहीं रहा है। डॉक्टर को बुलाए पापा, प्लीज़ पापा। करण जी चुप रहे, वह कुछ नहीं बोले। रमन भी बड़बड़ाते हुए कहने लगा, पापा,
हमारे किए की सज़ा अपने पोतों को क्यों दे रहे हो? हम आपके जीवन भर गुलामी करेंगे। इसको बचा लीजिए। पापा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी मदद कीजिए। आप इतना निर्दयी कैसे हो गए? करण जी कहते हैं, बेटा, मैं देख रहा था एक माँ बाप के दिल में अपने बेटे के लिए कितनी तड़प होती है और बच्चों के मन में अपने बूढ़े माता पिता के लिए कितनी नफरत। मेरा अपने पोते से कोई दुश्मनी नहीं है। करण जी भी गुड्डू की हालत देखकर रोने लगते हैं और तुरंत अस्पताल लेकर जाकर एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने कहा, खून ज़्यादा बह जाने से उसे खून चढ़ाना पड़ेगा। रवीना व रमन का खून मैच नहीं हुआ तो करण जी ने अपनी उम्र का ख्याल ना करते हुए भी अपना खून दिया। बहुत जल्द गुड्डू ठीक होकर घर आ गया और अपने दादाजी के साथ खेलने लगा। अपने पोते गुड्डू से करण जी का बहुत लगाव था। गुड्डू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाकर अच्छी शिक्षा दिलवाई। जो रमन और रवीना ने अपने बूढ़े पिता के साथ किया, वह गुड्डू अपनों के साथ ना करे। रवीना और रमन की आंखें शर्मिंदगी से भरी थी। अपने किए कारनामों की याद कर रहे थे और अब उन्हें महसूस हुआ था कि कितना गलत किया था उन्होंने अपने बूढ़े पिता के साथ। आज भी मुसीबत में काम आ रहे हैं। उन्हें अपने माता पिता की कीमत का एहसास हो गया। वह दोनों अपनों के कोसने लगे, धिक्कार है तुझे जैसे बेटे पर जो दुख में काम नहीं आ सकता। रमन करण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और अपने किए पर माफ़ी मांग रहा था। जिस पिताजी को हमने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज वो करोड़ों के मालिक है। यह सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। करण जी वहाँ से अपनी कार में बैठकर फंक्शन के लिए निकल गए। मुझे यह कहानी बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी आए। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।